बेटा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कौन सा है भाई? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ऐसे शुरू करने जा रहे हैं। सब बच्चे अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं क्योंकि मेरे पीछे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो डेट बताऊँ, वो नोट करते रहना और ध्यान से सुनना इसको। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, ये नेशनलिज्म होता क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है। तो बेटा देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। बात इतनी सी है बस। ठीक, सबके लिए अपने देश के प्रेम की और राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग अलग होती है। तो राष्ट्रवाद की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है, समझ रहे हो। हर कोई अपने राष्ट्र से अपने हिसाब से प्रेम करता है। ठीक, अगर जो मेरा हिसाब है, मैं जिस हिसाब से अपने राष्ट्र को प्रेम करता हूँ, कोई दूसरा भी बिल्कुल उसी तरीके से करे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और कई बार ऐसी बातें एक दूसरे के बीच में मनमुटाव का कारण भी बन जाती हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा बेटा बिल्कुल शुरू से इस बात को समझते चलते हैं, होता क्या है। देखो बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक पेंटिंग से। किससे? एक पेंटिंग से। ये देखो बेटा, बड़ी फेमस पेंटिंग है। किसकी? बड़ी फेमस पेंटिंग है। किसने बनाई थी? सोरियो नाम के एक पेंटर ने, ये आर्टिस्ट ने ये बनाई है। ये बताना क्या चाहती है बेटा? ये बताना चाहती है कि आज़ादी की देवी, मतलब लिबर्टी की देवी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसके अंदर बना हुआ है। आप देख सकते हो, जो अमेरिका के अंदर है इस टाइम, व्हाइट कलर में जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये क्या बताना चाह रहा है कि बेटा स्वतंत्रता की देवी का जन्म हो गया है। ऊपर से जीसस क्राइस्ट, मतलब उनके जो देवी देवता है, वो उनको क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक, और इसके अंदर क्या दिखा रहा है? ह्यूमन राइट्स। क्या दिखा रहा है? और यहाँ पर बेटा नीचे बहुत सारे मुकुट वगैरह पड़े हुए हैं। ये क्यों पड़े हुए हैं? ये दिखा रहे हैं कि राजशाही का अंत हो गया, गुलामी का अंत हो गया। ठीक, तो ये पेंटिंग ये दर्शाती है कि उस टाइम के लोग इस प्रथा से क्या थे? परेशान थे। राजशाही से क्या थे? परेशान थे, मुक्ति चाहते थे, इंडिपेंडेंट चाहते थे। इसीलिए बेटा लड़ाई, या लड़ाई कह सकते हो, रिवॉल्ट कह सकते हो। ठीक है, इसको आप इनकलाब कह सकते हो। आपने कई बार जो अपनी पुरानी पिक्चर वगैरह देखी होंगी राष्ट्रभक्ति वाली, उसमें क्या बोलते हैं? इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब का क्या मतलब है? चेंज चाहिए। क्या इनकलाब का मतलब होता है? चेंज। क्या? एक पॉजिटिव चेंज, एक अच्छा चेंज, जो किसके लिए हो? एकता के लिए हो, समानता के लिए हो। ठीक, क्योंकि राजशाही में, किसमें? मोनार्की में, राजशाही में कभी भी एकता, सबके लिए समानता नहीं हो सकती। ठीक, क्योंकि आप अपना नेता ही नहीं चुन सकते। हो सकता है किस्मत से आपका नेता अच्छा हो या आपका राजा अच्छा हो, लेकिन हर बार वो किस्मत अच्छी होगी ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद कौन आता है, आप उसे चुन नहीं सकते। ठीक है बेटा। अच्छा, अगली चीज देखो बेटा, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को उदय देने के लिए सबसे पहली चिंगारी लगी, वो कहां से लगी? वो लगी बेटा फ्रांसीसी क्रांति से। किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कब हुआ था? 1789। डेट याद कराई थी, फिर बता रहा हूं, बहुत आसान है याद करना। 1789, 1789, 1789, 1789 के अंदर बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, फ्रेंच में रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि वहां की राजशाही से वहां पे लोग बहुत परेशान थे। वहां पर एक फैमिली का क्या था बेटा? एक राजतंत्र वाली फैमिली का वहां पे कंट्रोल था, जिसका नाम था बर्बन फैमिली। क्या? बर्बन फैमिली। जिसने 9th क्लास में पढ़ी है बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको बहुत रिलेट कर पा रहा होगा। बर्बन फैमिली का राजा था लुई 16। क्या नाम था? और उसकी पत्नी थी कौन सी? मेरी। क्या? मेरी या मारी, समझ रहे हो? बर्बन बिस्कुट से और मैरी बिस्कुट से मैंने ये याद करवाया था। तो ये बेटा दो चीजें याद हो गई। लुई 16 की नीतियों से परेशान होकर बेटा वहां पे क्या हुआ था? बगावत हुई थी। क्या हुई थी? बगावत हुई थी। और उस बगावत के बारे में अगर पूरा पढ़ना है तो मैंने एक पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है वीडियो में, आप जाकर वो वीडियो चेक कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा वहां की क्रांति से लोगों को ये समझ में आया, इस पूरी दुनिया को ये मैसेज किया कि हम भी अपने देश के अंदर चेंज ला सकते हैं, हम भी अपने देश के अंदर चेंज ला सकते हैं। क्या क्या चेंज आए थे वहां क्रांति के बाद? एक तो राजशाही का अंत हुआ, तो बेटा कॉमन लोगों के बीच हाथ में पावर आई। कैसी पावर? वोट की पावर। कैसी? अपना नेता चुनने की पावर आई। दूसरा कि वहां पे और क्या चीजें नहीं हुई, तो उन लोगों ने बेटा एक अपना नेशनल एंथम बनाया। क्या किया? नेशनल एंथम बनाया। दूसरा, उन्होंने एक अपनी नई असेंबली बनाई। क्या? अपनी नई नेशनल असेंबली बनाई। और उन्होंने बेटा फ्रेंच को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया। अच्छा, ये झंडा, ये नेशनल एंथम क्यों बनाए जाते हैं बेटा? क्योंकि ये सारी चीजें हमें एक करती हैं। क्या? अब मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, अब मैं चाहे उर्दू बोलता हूँ, चाहे मैं तमिल बोलता हूँ, चाहे मैं हिंदी बोलता हूँ, लेकिन मैं अपने राष्ट्रगान जब चलता है तो मेरे मन में भी वही भावना आती है जो कि तमिल बोलने वाले के मन में आती है, जो उर्दू बोलने वाले के मन में आती है। मतलब उसे ही बेटा राष्ट्र के लिए प्रेम बोलते हैं।
और उस प्रेम को बढ़ाने की या अपने देश का भला करने की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। बात समझ में आ गई। और झंडा भी क्या है बेटा, वो एक ऐसा ही प्रतीक है जिसको देखकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम इस देश के वासी हैं और सारे एक हैं। ठीक है, अच्छा तो बेटा अगली चीज, लेकिन फ्रांस के अंदर बेटा ये चीज ज्यादा दिन नहीं चली। उनके बाद उनके पास एक ऐसा नेता आया जिसने दोबारा से बेटा एक शासन, मतलब एक गवर्नमेंट का शासन लागू कर दिया। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? ठीक है। 1799 में उसने अपने आप को क्या किया, वहां पे राजा बना दिया, सबसे उच्च लीडर बना दिया। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उसने एक स्पेशल चीज वहां पे लागू की। क्या की? सिविल कोड। क्या? सिविल कोड। उसने उसका नाम दिया सिविल कोड 1804, सिविल कोड 1804। ये क्या थे सिविल कोड? उसने ये बोला कि बेटा इक्वेलिटी होगी। नेपोलियन ने क्या बोला? सब बराबर होंगे, सब, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा। कोई राजा का बेटा है, चाहे मंत्री का जानने वाला है, चाहे गरीब है अमीर है, लेकिन सबके लिए क्या है? इक्वेलिटी है। दूसरी चीज उसने क्या की? राइट टू प्रॉपर्टी। लोग अपनी जमीनें खरीद सकते हैं, अपनी जमीनें खरीद सकते हैं। ठीक, जमींदारी प्रथा को उसने खत्म करा दिया। मतलब जमींदार जो होते थे बेटा ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेते थे लोगों से, उनकी जमीन पे खेती करने के लिए भी उत्पीड़न होता था, उसको क्या किया? खत्म कर दिया। ठीक, उसने बेटा क्या किया? फ्रांस के अंदर बेटा ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया, कम्युनिकेशन को क्या किया? इंक्रीज किया, फास्ट किया, रोड अच्छे कर दिए। ठीक है, और डाक व्यवस्था को बहुत अच्छा किया ताकि संदेश जल्दी से जल्दी पहुंचाए और लिए जा सके। ठीक, और बेटा करेंसी का स्टैंडर्डाइजेशन किया। स्टैंडर्ड कर देना करेंसी को, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि पूरे फ्रांस के अंदर एक ही तरह की करेंसी चलेगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पर कुछ पैसा लिया जा रहा है, एक जगह पे बार्टर सिस्टम चल रहा है, सामान के बदले सामान चल रहा है, ये सारी चीजें। और एक जैसे वेट का भी उसने बराबर कर दिया कि 1 किलो मेरे पास जो होगा वो दूसरी जगह भी 1 किलो ही होगा। वैसे किलो का यूज नहीं किया था, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि उसने क्या किया? सबको स्टैंडर्ड कर दिया। क्या कर दिया? तो आज क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट को? SI यूनिट। क्या बोलते हैं? SI। ठीक है, अच्छा अगली चीज देखो। लेकिन बेटा कुछ कमियां थी उसके अंदर। क्या कुछ कमियां थी उसके अंदर? ये कमी थी कि वो फ्रांस को बढ़ाना चाहता था। क्या? फ्रांस को बढ़ाना चाहता था, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता था वो फ्रांस को। तो उसने क्या किया? उसने बेटा लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कराया। क्या? जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कराया। तो ये कुछ लोग तो जान के जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती जा रहे हैं, तो लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक, दूसरा जो भी उसके खिलाफ बोलता था वो उसे पसंद नहीं आता था, वो उसको किसी भी तरीके से दबा देता था। वो कोई भी तरीका हो सकता है क्योंकि पावर में था वो। ठीक, दूसरी चीज बेटा पॉलिटिकल फ्रीडम वहां किसी के पास नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि आप अपनी पार्टी बना लो, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर सको। मतलब वो इतना भी खतरा अपने खिलाफ नहीं रहने देता था, अपना कोई प्रतिद्वंदी वो रहने नहीं देता था। अपोजिशन वहां पे नहीं सर्वाइव कर सकती थी। ठीक, और बेटा युद्ध लड़ा, वो लगातार लड़ाइयां लड़ा। क्या? लगातार लड़ाइयां लड़ा। क्यों? ताकि वो अपने देश को बड़ा कर सके। वो उसकी महत्वाकांक्षा थी, सबसे ताकतवर बनने की क्या थी? महत्वाकांक्षा, जैसे हिटलर को थी। ठीक है, लेकिन हिटलर के पीछे क्या था? कुछ बेटा अब हिटलर का टॉपिक छिड़ गया तो मैं आपको बताता हूँ। हिटलर के लिए बेटा एक घृणा थी। क्या? किसके प्रति एक घृणा थी बेटा? उसकी घृणा फ्रांस के प्रति थी। मतलब पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद उनके ऊपर कुछ ऐसे सैंक्शन लादे गए, ऐसे टैक्सेस लगाए गए कि जिसने की जर्मनी की कमर तोड़ दी। क्या? जर्मनी की कमर तोड़ दी। और बेटा वो चीज उसे बहुत चुभी, और अपनी जर्मनी को वो और ऊंचा ले जाने के लिए, और महान बनाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि जर्मनी बहुत महान है और उनकी जो जाति थी आर्यन वो बहुत महान है, उसके लिए उसने पूरा प्रयास किया। लेकिन यहूदियों के प्रति उसकी नफरत और अपने से अलग जाति के प्रति नफरत ने उसको क्या किया? उसके अंत का कारण बना, जिसके लिए आज हम उसे बुरा कहते हैं। नहीं तो बेटा उससे ज्यादा लोगों के कत्ल करने वाले लोग भी जिंदा हैं, जिनको अब भी हम बुरा नहीं बोलते। जितने लोग उसने मारे उससे ज्यादा लोगों को, कत्ल करने वाले लोगों को हम बुरा नहीं कहते। ठीक, अगली चीज देखो। ठीक है, तो बेटा इसलिए एंड में क्या हुआ? एंड में लड़ते लड़ते इन लड़ाइयों के चक्कर में उसने बहुत टैक्स वसूलना चालू किया अपनी जनता से, क्योंकि पैसा लगता है। उसकी वजह से लोगों ने उसको नापसंद करना चालू किया। 1815 में, किससे? 1815 में बेटा एक युद्ध में, वाटरलू की लड़ाई से कहते हैं, किसकी? वाटरलू की लड़ाई में वो पकड़ा गया, हारा, उसकी सेना हारी, उसे वहां पर जेल में बंदी बनाया गया और वहीं पर उसने अपनी अंतिम सांस ली, जो कि था 1815। क्या? 1815 में बेटा उसने अपनी आखिरी सांस ली। बात समझ में आ गई? हमने पूरा शुरू किया, एंड किया, डेफिनेशंस के साथ हमने नेपोलियन को भी अब खत्म कर दिया। ठीक है,
अब बेटा अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या? नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा बेटा बात करते हैं शुरुआत की। तो यूरोप के अंदर भी क्या था? यूरोप के अंदर भी बेटा स्टेट्स थी ओनली। क्या थी? वो एक पूरा कंप्लीट क्या नहीं था, एक नेशन नहीं था। क्या? कंप्लीट नेशन नहीं था। वहां पर क्या था बेटा? अलग अलग लोग क्या है, अलग अलग जगह पे अलग राजा, अलग जगह पे अलग राजा। तो क्या थे? बहुत सारे किंग्स थे। क्या थे? बहुत सारे किंग्स थे। लेकिन वो क्या थी? एक साथ जुड़ी हुई नहीं थी। बेटा यूरोप की सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। किसमें? 3 भागों में। पहली क्या थी बेटा? सबसे पहली थी एरिस्टोक्रेस। क्या? एरिस्टोक्रेस। इसका मतलब होता है क्या? अभिजात वर्ग। क्या? अभिजात वर्ग। अभिजात का मतलब क्या है? बहुत अमीर। वो क्या थे? बहुत अमीर थे। ज्यादातर जमीन उन्हीं के हाथ में थी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन वो बेटा किसमें? संख्या में कम थे। क्या थे? संख्या में कम थे। और बेटा वो अपनी शादी वगैरह भी अपनी ही फैमिलीज के अंदर करते थे। मतलब वो किसी दूसरी जो मैं आपको 3 कैटेगरी बता रहा हूँ उन कैटेगरी से मतलब नहीं रखते थे। फिर आता था बेटा मिडिल। क्या? मिडिल क्लास। क्या बोलते थे बेटा? जिसको हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं। मध्यम वर्ग में कैसे लोग आएंगे? जो बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है, लेकिन ये बेटा पढ़े लिखे होते थे। कैसे होते थे? पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, तो इनका समाज में इन्फ्लुएंस था, लेकिन बेटा अभिजात वर्ग जितना, अरिस्टोक्रेट जितना नहीं था। लास्ट में आते हैं भैया हमारे किसान, जिन्हें हम बोलते हैं पीसेंट्स। क्या बोलते हैं? पीसेंट्स। ये बेटा क्या करते थे? किसान, खेती करते थे। ठीक है, और ये क्या थे? गरीब थे। संख्या में क्या थे? ज्यादा थे। क्या थे? ज्यादा थे। और इनका बेटा अधिकारों की तो आप बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, कोई गरीब और दबे कुछ लेगा तो अधिकार कहीं पे भी नहीं होता। ठीक। अच्छा एक और चीज देखिए कि इन्होंने सोचा, किन्होंने सोचा? मिडिल क्लास वालों ने। बेटा खेती करने वाला किसान जो है अपना जीवन ही काट ले, यही बहुत बड़ी बात है। सोचना तो उसके लिए बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो मिडिल क्लास और जो बेटा पहले से अमीर है वो क्या ही सोचेंगे, उनका तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मिडिल क्लास वालों ने ये सोचा कि बेटा यहाँ पर उनके मन में भावना है कि ये बटा हुआ देश है। क्या? बटा हुआ देश है, ये एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, मतलब नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। और लिबरलिज्म होना चाहिए। क्या होता है? उदारवाद। लिबरलिज्म मतलब उदारवाद होना चाहिए। उदारवाद क्या होता है भैया? उदारवाद का मतलब होता है जिसके अंदर हम जात में, पात में, बिरादरी में, ऊंच नीच में, अमीर और गरीब में अंतर ना करें, सबको समान अधिकार दें। ये मिडिल क्लास वाले क्या थे? चाहते थे। वो चाहते थे मोनार्की खत्म हो जाए, मतलब राजा का राज खत्म हो जाए। क्या? राजा का राज खत्म हो जाए, गवर्नमेंट बने जिसको लोग चुने, मतलब वोटिंग का अधिकार हो। क्या हो? वोटिंग का अधिकार हो। और एक कानून बने जिससे सारा देश चले। क्या? एक, हाँ ठीक है बस। लेकिन भाई इन्होंने एक चीज नहीं की, इनमें एक कमी थी। ये औरतों के प्रति कोई अधिकार इन्होंने नहीं मांगे। औरतों के प्रति कोई अधिकार नहीं मांगे। औरतों के लिए वोटिंग राइट नहीं मांगे। और एक और बात, वोट देने का अधिकार भी सिर्फ उन लड़कों से को दे रहे थे जो कि क्या थे? अमीर थे। क्या थे? अमीर थे। 9th क्लास में वैसे ही हम पढ़ चुके हैं स्ट्रगल के बारे में। तो बेटा इसी चक्कर में, क्या इसी चक्कर में इनका प्रोटेस्ट जो था बेटा बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि अब मैंने बताया ना कि अमीर लोग ही सिर्फ वोट दे सकते हैं। अमीर का मतलब क्या हुआ कि किसान वर्ग का तो इन्होंने अधिकार फिर ऑटोमेटिकली छीन ही लिया, और औरतों के बारे में तो कोई बात करते ही नहीं। क्या? ठीक है। अच्छा अब एक चोर देखो, हाँ अब बेटा यहाँ के व्यापारी भी बहुत परेशान थे। यूरोप के व्यापारी भी बहुत परेशान थे इस चक्कर में। क्यों? अलग अलग स्टेट्स थी, तो अलग अलग स्टेट से मान लो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे एक सामान बेचने जाना है। मान लो एक जगह पे चावल उगता है, वो चावल उनको कहीं इस जगह पे बेचना है जहाँ चावल नहीं है, जहाँ चावल की डिमांड है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहाँ? हैमबर्ग और न्यूरेमबर्ग। अब ये क्या है? हैमबर्ग और न्यूरेमबर्ग दो जगह हैं यूरोप में। तो ये बता रहे हैं हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के बीच में उनको कितनी जगह पे? 11 जगह पे नाके थे। नाके का मतलब होता है टोल। क्या होता है? टोल। मतलब जहाँ पे सीमा शुल्क लिया जाता है कि आप बेटा हमारे यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो मैं क्या दो? पैसे दो। तो 11 जगह पे उनको क्या देना पड़ता था? टैक्स। कितना परसेंट? 5%। तो 11 के हिसाब से 5 5 5 5 55% टैक्स हो गया। तो सोचो वो व्यापारी फिर लगाएगा क्या, कमाएगा क्या, है ना, और एंड में बचाएगा क्या? तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो यूनिटी तो चाहिए ही थी ना। और बेटा हर जगह पे अलग अलग करेंसी चलती होगी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो कितनी दिक्कत होती होगी करेंसी कैरी करने में। ये बेटा सारी प्रॉब्लम थी। एक और चीज देखो, 1834, क्या 1834 को, हाँ यहाँ पर क्या हुआ? कस्टम यूनियन हुआ। क्या? कस्टम यूनियन हुआ। कस्टम्स का यूनियन, कस्टम क्या होता है बेटा? सीमा शुल्क। क्या होता है? सीमा शुल्क। उसका क्या हुआ? यूनियन हुआ। क्या हुआ बेटा?
यूनियन हुआ, ठीक है। और ये कहाँ शुरू हुआ? प्रूशिया में। किसमें? प्रूशिया में। बेटा आजकल प्रूशिया नाम का देश नहीं है, तो ये प्रूशिया था क्या, हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो बेटा जर्मनी, पोलैंड और रशिया, जर्मनी, पोलैंड और रशिया और इनके आसपास के छोटे मोटे दो देश, लेकिन मेन क्या था? जर्मनी, रशिया एंड पोलैंड। बेटा इन टोटल जो इनका भूभाग बनाते थे उसको हम प्रूशिया बोलते थे। और उस पूरे रीजन में बेटा राजा भी क्या होता था? एक होता था। क्या होता था? एक राजा। तो प्रूशिया के बारे में समझ, पर्शिया मत समझ लेना इसको, पर्शिया नहीं है ये, प्रूशिया अलग है, पर्शिया अलग है, ठीक है बेटा। एक चीज और देखो, ठीक है। तो अब ये जो यूनियन हुआ से क्या हुआ? एक तो बेटा टैक्सेस रिमूव हो गए, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे वो रिमूव हो गए। दूसरी जगह करेंसी, जो 30 करेंसियां थी अलग अलग, वो 2 ही रह गई। अगला बेटा उन्होंने क्या किया? रेलवेज को प्रमोट किया, मतलब ट्रैवलिंग सिस्टम को बढ़िया किया, जितनी जगह पे रेल पहुंचेगी व्यापार अच्छे से हो पाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चीज देखो, 1815, क्या 1815 में नेपोलियन मरा, आपको पता है। नेपोलियन युद्ध में हार गया। किस में हार गया? वाटरलू की लड़ाई में हार गया, ठीक है। उसको बेटा किसने हराया था, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जो वाटरलू की लड़ाई थी, मैंने बोला था हार गया था, हारा किससे था? बेटा वो 4 देशों से अकेला भिड़ रहा था। कितना? 4 देशों से अकेला भिड़ रहा था, इसलिए वो हार गया, ठीक है। और देखो पहला कौन सा था? ब्रिटेन, जिन्होंने हम पे राज किया, ब्रिटेन। अगला कौन था? प्रूशिया, मतलब रशिया प्लस जर्मनी प्लस पोलैंड। तो ये 4 के कितने हो गए? 6। कितने? 6 देशों से लड़ रहा था वो एक्चुअली, अगर आज के संदर्भ में देखें, ठीक है। और रशिया का तो मैंने बता दिया। और बेटा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, इन सबसे बेटा वो अकेला लड़ रहा था, वाटरलू में हार गया। क्या? हार गया। तो बेटा अब क्या हुआ? इसको जब हटा, जब ये वहां का राजा नहीं रहा, तो रशिया में क्या हुआ दोबारा से, सॉरी फ्रांस में क्या हुआ? जब इसको हरा दिया तो फ्रांस में क्या हुआ? तो बेटा एक चीज देखो, एक तो मोनार्की वापस आ गई, मतलब राजा का तंत्र वापस लागू कर दिया गया। चर्च की पावर नेपोलियन ने खत्म करके सबको बराबर कर दिया, चर्च दोबारा में आ गया, पावर में आ गया। और सोशल हायरार्की, इसका मतलब बेटा वही असमानता जो थी कि तुम नीचे, मैं ऊंचा, तुम अभिजात, मैं मिडिल क्लास, या मैं क्या हूं? किसान। इन बेटा तीनों भागों में दोबारा से बंटवारा हो गया, समझ गए? ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो बेटा, 4 देशों ने एक संधि की। इन 4 देशों ने मिलकर क्या किया बेटा? ये 4 देश जो जीते थे, अब जो जीतने के बाद सामान भी तो बांटेंगे ना आपस में, तो ये तो उन्होंने एक तोहफा उनको दे दिया, क्योंकि ये चारों देश क्या चाहते थे? ये चारों देश ये चाहते थे कि मोनार्की होनी चाहिए, मतलब राजा का राज ही अच्छा राज है, तो वो यही चाहते थे। ये उन्होंने बेटा फ्रांस में दोबारा कर दिया नेपोलियन के बाद। और इन्होंने आपस में क्या किया? तो बेटा वियना नाम की जगह पे इनकी एक संधि साइन हुई। क्या हुई? संधि साइन हुई। उसको बोलते हैं बेटा ट्रीटी ऑफ वियना। क्या? ट्रीटी ऑफ वियना। और ज्यादा देर नहीं लगाई, वाटरलू की लड़ाई जीतने के बाद ही इन्होंने वो ट्रीटी और संधि साइन कर ली, आपस में क्या कर ली? संधि साइन कर ली। अच्छा उस संधि में क्या था? इसमें बर्बन डायनेस्टी को दोबारा फ्रांस में लगा दिया गया। क्यों? मैंने बताया था ना, लुई 16 किस डायनेस्टी का था? बर्बन फैमिली का था, तो बर्बन फैमिली को ही दोबारा वहां पे राजशाही फ्रांस में दे दी गई। अगला, फ्रांस की बाउंड्रियों पर स्टेट बनाई गई, मतलब फ्रांस की बाउंड्रियों पर ऐसी स्टेट्स बनाई गई ताकि बेटा फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर पाए, जो पहले हुआ नेपोलियन ने जो किया, अब वो दोबारा ना हो पाए। अगली चीज, ऑस्ट्रिया कंट्रोल ओवर इटली नॉर्दर्न, मतलब ऑस्ट्रिया को किसका? इटली के नॉर्थ पार्ट का क्या दे दिया? कंट्रोल दे दिया। क्या दे दिया? ऑस्ट्रिया को इटली के नॉर्थ पार्ट पे क्या दे दिया? कंट्रोल दे दिया। एक और चीज बेटा, और प्रूशिया गिवन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, और जो प्रूशिया था कुछ और देशों को आपस में मिलाना चाहता था, उनको उसने आपस में मिला लिया। ठीक है बेटा। अगली चीज देखो, रशिया ने पोलैंड, रशिया गॉट पोलैंड, और पोलैंड किसका भाग हो गया? रशिया का भाग हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज थी जो उन्होंने बेटा नेपोलियन की चेंज नहीं की थी, वो एक चीज क्या थी? वो ये थी 39 स्टेट ऑफ कन्फेडरेशन बाय नेपोलियन बनी रही, मतलब 29 देशों के साथ जो उन्होंने बेटा एक कन्फेडरेशन बनाया था, जो संगठन बनाया था, उसको उन्होंने नहीं तोड़ा। ठीक है। एक चीज और देखो, इतना सब कुछ हो रहा था तो सब इसके साथ ही थे क्या? हर कोई राजा का तंत्र ही चाहता था? नहीं बेटा, कुछ क्रांतिकारी भी थे, रेवोल्यूशनरीज भी थे जो ये सब नहीं चाहते थे। तो बेटा वो सामने तो काम कर नहीं सकते थे, नहीं तो वो मारे जाते, पकड़े जाते या जेल में डाले जाते, तो वो बेटा गुप्त रूप से मिलते थे। क्या? सीक्रेट तरीके से मिलते थे और सीक्रेट तरीके से अपनी पार्टियां बनाते थे। ठीक है। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी जो अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे, उनका नाम है बेटा गुसेपी मजीनी। क्या?
गुसेपी मजीनी। ये बेटा इटली के रहने वाले थे, 1807 में इनका जन्म हुआ था। डेट इनकी जन्म की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गुसेपी मजीनी इंपॉर्टेंट है कि इटली के थे। बेटा इटली भी अलग अलग भागों 3 भागों में बटा हुआ था, साउथ, नॉर्थ एंड मिडिल। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, ठीक। और आपको पता चल गया कि नॉर्थ इटली किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को मिल गया था। कब, वियना की संधि के बाद 1815 में, वाटरलू की जंग होने के बाद, नेपोलियन के हराने के बाद, ठीक है। अच्छा तो बेटा ये क्या करते थे, ये बेटा आर्टिस्ट थे, राइटर थे, किताबें लिखते थे, या और ऊपर से इन्होंने बेटा ये पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे लेकिन अंडरग्राउंड। तो इन्होंने बेटा 2 किताबें लिखी थी, क्या 2 किताबें लिखी थी। पहली किताब इन्होंने लिखी थी यंग इटली, क्या यंग इटली, और दूसरी लिखी थी यंग यूरोप। इसका मतलब क्या था बेटा, ये कहना चाहते थे कि यूरोप भी यूनाइट होना चाहिए, लेकिन इनका सबसे पहला प्रथम लक्ष्य क्या था, इटली के थे। तो वो चाहते थे इटली जो बटा हुआ वो भी क्या हो जाए, एक हो जाए, क्या हो जाए, एक हो जाए। अब बेटा एक नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आता है, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब क्रांति की लहर। क्या क्रांति की लहर, कब से कब तक, 1830 से 1848, 1830 से 1848 तक लगातार क्या हुआ, यूरोप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रांतियां होती रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होता रहा, क्रांतियां होती रही, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, 2 इसके अंदर सेक्शन है, ठीक है। पहला क्या है, जुलाई रिवोल्यूशन, और दूसरा है ग्रीक रिवोल्यूशन। पहला क्या है, जुलाई रिवोल्यूशन, दूसरा है ग्रीक रिवोल्यूशन, मतलब जुलाई की क्रांति और दूसरी ग्रीस की क्रांति, समझ में आया। तो पहले जुलाई की क्रांति पढ़ते हैं। तो जुलाई की जो क्रांति है वो कहाँ शुरू हुई, तो बेटा सबसे पहले शुरू हुई फ्रांस में, और फिर शुरू हुई बेल्जियम में। पहले फ्रांस में और फिर बेल्जियम में। अच्छा फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में ये हुआ कि बेटा जो कि वियना की संधि के बाद दोबारा से वहां पे बर्बन राजा लगाया गया था ना, लोगों ने फिर से विद्रोह किया और उस बर्बन फैमिली के राजा को वहां से हटा दिया, फिर से हटा दिया। और क्या किया, वहां पे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया, क्या लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक। और वहां का जो नया राजा बना, या वहां का जो नया हेड बनाया, राजा सिस्टम तो खत्म कर दिया, आप हेड बोलो, उसका नाम था बेटा लुई फिलिप्स। क्या नाम था, लुई फिलिप्स। क्या नाम था बेटा, लुई फिलिप्स को क्या बना दिया, फ्रांस का हेड बना दिया। समझ में आ गया, लुई फिलिप्स को फ्रांस का हेड बना दिया। अब बेल्जियम में क्या हुआ, फ्री बेल्जियम फ्रॉम नीदरलैंड, नीदरलैंड का राज था किसके ऊपर, बेल्जियम के ऊपर। तो बेटा बेल्जियम के लोगों ने उनका विरोध किया, क्रांति हुई, वो वहां से भागे और बेल्जियम भी क्या हो गया, नीदरलैंड के रास्ते फ्री हो गया। अगली चीज हम ग्रीक रेवोल्यूशन पढ़ते, क्या ग्रीस क्रांति। ग्रीस क्रांति कब हुई, 1821। कब हुई, 1821 में ग्रीक वासियों ने शुरू किया आजादी का स्ट्रगल। वैसे शुरू तो 1821 से किया था, लेकिन बेटा वो मूवमेंट आगे सफल नहीं हो पा रहा था। क्यों, बेटा वो कमजोर थे, क्या थे, कमजोर थे, ठीक है। तो किसने, वेस्ट यूरोप के देशों ने किसका, ग्रीस के लोगों का साथ दिया। किसने, वेस्ट यूरोप के लोगों ने, तो वेस्ट यूरोप की पावर्स ने किसका, ग्रीस का साथ दिया, किसका, ग्रीस का साथ दिया। और 1832 में उनको क्या मिला बेटा, 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई, क्या हुई, एक ट्रीटी साइन हुई, और बेटा 1832 में ग्रीस को आजादी मिल गई, ग्रीस को आजादी मिल गई। तो बेटा 1821 में शुरू हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 1830 से 1848 के बीच का समय। तो 1831 में ग्रीस को बेटा आजादी मिली। यूरोप के देशों ने, किसने, वेस्ट यूरोप के देशों ने, दक्षिण यूरोप के देशों ने उसकी मदद की थी। ये है बात इंपॉर्टेंट कि ग्रीस की मदद की गई थी बाहर से, ठीक है। अगली चीज देखो, हाँ अगला देखो, रोमांटिसिज्म क्या है बेटा, देश प्रेम। क्या है, देश प्रेम क्या है भैया, देश के प्रति, कल्चर के प्रति प्रेम होना और उसको दर्शाना, यही तो देश प्रेम है बेटा। देश प्रेम को दर्शाने के क्या तरीके हैं, लोग गाने लिखते हैं, लोग पोयम लिखते हैं, लोग स्लोगन लिखते हैं, लोग पेंटिंग्स बनाते हैं, यही तो देश प्रेम है। तो इस तरीके से देश प्रेम को दिखाना, मतलब पेंटिंग के थ्रू, आर्ट के थ्रू देशभक्ति को दिखाना रोमांटिसिज्म कहलाता है या देश प्रेम कहलाता है, ठीक है। तो बेटा कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसका नाम हमें पता होना चाहिए। एक आर्टिस्ट है जॉन गॉटफ्राइड। क्या, जॉन गॉटफ्राइड। जैसे नाम याद रहे ना रहे बस आप सुन लो। जॉन गॉटफ्राइड ने बेटा एक बात कही थी, वो बात बहुत मशहूर है उनकी। जॉन गॉटफ्राइड ने ये कहा था कि किसी देश की आत्मा उसका कल्चर होती है। क्या, किसी देश की आत्मा उसका कल्चर होती है, मतलब उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनकी बोली, ठीक है, ये उसकी देश की क्या होती है, आत्मा होती है, ठीक। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है पोलैंड का। किसका, पोलैंड का। बेटा आपको पता है कि वियना की संधि के बाद रशिया को पोलैंड की पावर दे दी गई, मतलब पोलैंड के ऊपर उनका राज हो गया। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने बेटा उनके ऊपर अपनी भाषा लाद दी, अपना कल्चर लाद दिया, ठीक, जिसकी वजह से उन्होंने पोलैंड की पोलिश भाषा होती है उसको
हटाना शुरू किया और रशियन को लगाना शुरू किया। बहुत लोगों ने इसका क्या किया, पोलैंड के लोगों ने क्या किया, विरोध किया। क्या किया बेटा, विरोध किया। देखो रशिया ताकतवर है, उसने दबा डाला उनको, क्या किया, दबा डाला। लेकिन ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि उनके लिए अपने कल्चर क्या था, प्रेम था। उनको अपने कल्चर से क्या था, प्रेम था। देश से क्या था, प्रेम था। तो ये एग्जाम्पल हुआ जो मैंने अभी बताया था कि ऊपर वो क्या कहते हैं। और हमारे देश के अंदर भी बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, जब लोगों ने इन सब चीज़ों का क्या किया है, विरोध किया है। ठीक है, अगला देखो 1830, क्या 1830 में पॉपुलेशन राइज ने यूरोप में क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी। अब यूरोप की बात कर रहे हैं। 1830 में बेटा क्या हुआ, यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, जनसंख्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, काम की कमी हो रही है। क्या हो रही है, काम की कमी हो रही है। गांव से लोग काम के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, शहरों की तरफ। शहरों के अंदर झुग्गी झोपड़ी, गंदगी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लोगों के पास क्या है, काम नहीं है। व्यापार का भी भट्टा बैठा हुआ है। क्यों, कि बेटा इंग्लैंड से सामान बनकर आ रहा है। क्या, इंग्लैंड से सामान बनकर आ रहा है। इंग्लैंड में क्या है, मशीनें, मशीनों से जो सामान बन के आता है, जल्दी बनता है, सस्ता पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोग क्या है, हाथ से बना रहे, छोटे व्यापारी, तो इनका भी काम धंधा क्या हो गया, बंद हो गया। कौन खरीदेगा हाथ से बना हुआ सामान, महंगा सामान, जब मशीनों से बना सस्ता सामान आ रहा है। ठीक उसी टाइम भैया क्या हुआ, इनकी फसलें वगैरह भी खराब हो गई, जिससे क्या फैली, भूखमरी फैली। क्या फैली, फूड क्राइसिस हो गया। क्या हो गया, फूड क्राइसिस हो गया। बात समझ में आ गई है। 1830 वाली बात में क्या हुआ था, जनसंख्या बढ़ने से यूरोप में। अच्छा, 1848 में क्या हुआ, फ्रांस के हालात भी खराब होने लगे। फ्रांस के हालात भी खराब होने लगे, वहां भी बेटा यही सब स्थिति बनने लगी। तो क्या हुआ वहां पे 1848 में, लोग सड़क पे आ गए। राजा क्या हुआ, वहां का जो हेड बनाया था, लुई फिलिप्स को बनाया था ना। नेपोलियन के बाद किसको बनाया था, लुई फिलिप्स को। लोगों ने बेटा लुई फिलिप्स से को परेशानी हुई, उसको लगा भैया मैं तुम्हें इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो क्या, गद्दी छोड़ के भाग गया। क्या, गद्दी छोड़ के भाग गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर से नेशनल असेंबली बनी, फिर से चुनाव हुए, फिर से वोटिंग राइट मिले। ठीक है, और फिर से बेटा एक नई गवर्नमेंट बनाई गई। लेकिन उस गवर्नमेंट के अंदर कुछ अच्छे रूल आए, जैसे कि वोट फॉर एवरीवन, हर कोई बेटा क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। लेकिन औरतों के लिए वोटिंग यहाँ भी नहीं थी। एक बात समझो, यूरोप के लोग हमेशा बेटा लड़कियों की आज़ादी के खिलाफ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो अंग्रेज जो थे, हमें बहुत ज्ञान देते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाओ, वुमेन फर्स्ट, बहुत ज्ञान देते हैं हमें फेमिनिज्म पे। लेकिन खुद अगर उनका कल्चर देखो तो लड़कियों को वोटिंग राइट मिलते मिलते भी सदियां बीत गई। इतने समझदार लोगों भी लड़कियों के वोटिंग के राइट के क्या थे, विरोध में ही रहते थे। ठीक है, तो उनकी सोच हमारे यहाँ के कट्टरवादी लोगों की सोच से कोई ज्यादा बेहतर नहीं थी। ठीक है, अगली चीज देखो, इन्होंने बेटा वहां पर क्या दिया, राइट टू वर्क। इसका मतलब सरकार उन लोगों को काम देने लगी जिन लोगों के पास काम नहीं था। तो बेरोजगारी खत्म हुई, उनके पास पैसा आया, वो चल सका आगे, भुखमरी कम हुई। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो, 1845 में क्या हुआ, सिलेशिया में रिवोल्ट हुआ। सिलेशिया नाम की जगह, वहां पे क्या हुआ बेटा, रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है कि सरकार या लोगों के बीच में क्या होना, टकराव हो जाना। क्या होना है ना, टकराव होना, जैसे विद्रोह कहते हैं। 1857 रिवोल्ट मतलब 1857 का विद्रोह। क्या बोलते हैं, विद्रोह। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे बेटा कुछ बुनकर थे, क्या, बुनने वाले, कपड़े बुनने वाले। तो एक मिल में कपड़े बुनते थे। मिल मालिक ने बेटा क्या किया, इनके साथ कुछ गलत किया होगा, इनकी सैलरी नहीं दी होगी, ज्यादा काम लेते होंगे, इन्होंने इस चीज का विरोध किया। तो बेटा बात इतनी बढ़ गई कि वो बुनकर उसके पीछे ही हो गए कि मार ही डालेंगे इसको। क्या, मार ही डालेंगे। बुनकरों ने उसका बहुत पीछा किया। क्या किया, बहुत पीछा किया। लेकिन बेटा सिलेशिया की आर्मी की शरण में वो चला गया। सिलेशिया की आर्मी और बुनकरों के बीच में लड़ाई हुई। बेटा क्या हुआ, वहां पे 11 बुनकर मार दिए गए। ये एंड तो बेटा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इससे हमें एक बात समझ में आई कि हाँ भाई, लोग अब क्या कर रहे थे, लोग दाब जो उनको दबाता था उसके प्रति उठ के खड़े होने लगे थे। क्या, उठ के खड़े होने थे। तो ये भी दिख रहा है ना कि छोटे छोटे स्तर पे भी क्या हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। अगली चीज देखो, रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल। अब बेटे मिडिल क्लास भी क्या थी, आगे आने लगी थी। मिडिल क्लास ही कर रही है सब, तुम देख रहे हो। मिडिल क्लास ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया इन चीज के बीच में, क्योंकि वो कर सकते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, वो अपना काम भी चला सकते हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी कह सकते हो आप उनको। अगला, मिडिल क्लास क्या चाहती थी, मैंने आपको पहले ही बताया भैया, नेशन स्टेट चाहती थी। मतलब क्या चाहती थी, अलग अलग ना हो, एक देश बने, एक यूनिटी बने। पार्लियामेंट चाहती थी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहती थी, और प्रेस की आजादी चाहती थी। और क्या चाहती थी, वो चाहती थी भैया एसोसिएशन की फ्रीडम। मतलब कि हम पार्टी बना सके, संगठन बना सके, चाहे फिर चुनाव लड़ सके। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो, जर्मन रीजन। अब थोड़ा जर्मनी के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, थोड़ा सा जर्मनी के बारे में। मिडिल क्लास पीपल ने बनाई ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। मतलब जर्मनी के अंदर क्या हुआ,
कि वहां भी बेटा मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, अभी वहां राजा का राज चल रहा है, और जर्मनी किसके अंडर है अभी, प्रूशियन एम्पायर के अंदर, क्या प्रूशियन, जर्मनी, रशिया और पोलैंड प्रूशिया के अंदर है। वहां पे भी मिडिल लोगों ने सोचा यार हम अपनी एक सरकार बना लेते हैं और इसके खिलाफ हो जाते हैं राजा की, इस सिस्टम के। उन्होंने बेटा क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाई। उन्होंने बेटा जो टोटल मेंबर इकट्ठे किए शुरुआत में कितने थे, 1831, कितने, 1831 वोटिंग से उन्होंने अपने मेंबर्स बनाए। उसके अंदर उन्होंने सबको जोड़ा, किसको, सबको क्या, अभिजात वर्ग को तो जोड़ नहीं सकते थे, बड़े वालों को, नीचे वालों को और खुद को जोड़ा, मतलब फार्मर्स को और खुद को उसने क्या किया, आपस में जोड़कर 831 लोगों की यूनियन बनाई। अच्छी बात है बेटा। इनके पास कोई पार्लियामेंट तो थे नहीं, तो इन्होंने एक चर्च को क्या बना लिया, अपनी पार्लियामेंट बना लिया, अपनी पार्लियामेंट बना लिया, अपनी संसद बना लिया। बेटा उस चर्च का नाम था सेंट पॉल, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस सुन लो। उस चर्च का नाम था सेंट पॉल, और उस जगह जो पार्लियामेंट उन्होंने बनाई उसका नाम क्या रखा उन्होंने, फ्रैंकफर्ट, क्या, फ्रैंकफर्ट, क्या लिखा, फ्रैंकफर्ट। अच्छा, अब भाई क्या हुआ कि एक चीज हुई कि इन्होंने सब कुछ बना लिया, इन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, लेकिन भाई जो वर्कर लोग थे, जो किसान लोग थे, उन्होंने इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। क्यों, और वैसे ये पार्टी ये किया कब इन्होंने, ये जर्मनी के अंदर 1848 में काम हो रहा है, कब हो रहा है, 1848 में, मतलब 1830 से पढ़ते पढ़ते हम 1848 में पहुंच गए। ये हम लास्ट पढ़ रहे हैं किसका, लहर जो आई थी, क्रांति की लहर का ये लास्ट पॉइंट हुआ, ठीक। अच्छा, अब वो किसानों ने और मजदूरों ने इनका साथ क्यों छोड़ा, उन्होंने बेटा इनका साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बेटा अपने लोगों को आगे करने लगे, मिडिल क्लास लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा, और बेटा किसानों का और छोटे लोगों को पूछना बंद कर दिया, इनका प्रभाव कम होने लगा। तो बेटा ये भी छोड़ के क्या जाने लगे, इन्होंने भी इनका साथ देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और जब इनकी पार्टी टूटने लगी, कमजोर होने लगी, तो इनको लगा कि चलो ये हमारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, किस चीज का, वोटिंग वाला, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, राजा का तंत्र नहीं होना चाहिए, चुना हुआ राजा होना चाहिए। तो ये कहाँ गए, सीधा राजा के पास गए प्रस्ताव को लेके, क्या, किसके पास गए, राजा को। और फ्रूशिया का राजा उस टाइम कौन था बेटा, फ्रूशियम का राजा था उस टाइम फ्रेडरिक विलियम चार, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, वहां का बेटा राजा था, प्रूशिया का क्या था, राजा था। वहां पर गए, उसने उनको बताया कि आप ऐसे तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर लो, ये सारी चीजें होंगी, ऐसे अच्छा होगा, अगर आप वोटिंग कराओगे तो आप तो लोकप्रिय हो, चुनेंगे तो आप ही आओगे। बेटा ये सब सुन के उसका दिमाग खराब हो गया, उसने अपने लोगों को बुलाया, खूब अच्छे से सेवा करवा के उन्हें भेज दिया, क्या भेज दिया, समझ में आ गया। और मूवमेंट क्या होगी, फेल हो गई, क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। बात समझ में आया, बात समझ में आई। लेकिन बेटा इस चीज से ये हुआ कि जब इतनी सारी क्रांतियां पूरे यूरोप में हो रही थी, लगातार हर जगह छोटी छोटी, तो बेटा यूरोप के अंदर राजशाही ताकतों को ये समझ में आ गया था कि लोगों के लगातार रिवोल्ट को रोकने के लिए इन्हें कुछ तो ढील देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बेटा कुछ ढील चाल देनी चालू की। उसमें से एक ढील का उदाहरण है कि उन्होंने दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को बंद कर दिया। कहां पे, हेजनबर्ग में और रशिया में, रशिया के अंदर दास प्रथा उन्होंने खत्म कर दी, ठीक है बेटा। और हंगरी को उन्होंने क्या दिया, हंगरी देश है, हंगरी के अंदर उन्होंने बेटा ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद का राज दिया, खुद का राज दिया। बस ये बेटा हमारी क्रांति की लहर खत्म हो गई। अब बेटा हमको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है यहाँ पे, वो है जर्मनी और इटली बना कैसे, जर्मनी और इटली बना कैसे या यूनाइट कैसे हुआ। बेटा थे तो ये हमेशा, लेकिन कैसे थे, बटे हुए थे, तो ये एक कैसे हुए। तो बेटा सबसे पहले जर्मनी का पढ़ते हैं, किसका, जर्मनी का पढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है जर्मनी का भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि रशिया के सॉरी जर्मनी के अंदर मिडिल क्लास के लोगों ने असेंबली बनाई, फिर उसके बाद में छोटे लोग उसको छोड़कर भाग गए। उसके बाद बेटा वो राजा के पास गए, राजा ने उनको पीट कर भगा दिया, ठीक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चुप बैठे, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जर्मनी के बड़े बड़े लोग जो जमींदार थे, पैसे वाले थे, उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया कि भैया आप अमीर हो, आप एक आर्मी खड़ी कर सकते हैं, उसके खिलाफ आपके साथ जो गलत हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, आपको बड़ी बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, जंकर ऑफ रशिया, किन्हें, बड़े बड़े जमींदारों को क्या बोलते हैं, जंकर ऑफ रशिया, या सॉरी जंकर ऑफ प्रूशिया, आई एम सॉरी, प्रूशिया और रशिया में कंफ्यूज, जंकर ऑफ प्रूशिया, क्योंकि जब प्रूशिया था, ठीक है। अब प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर था, कौन था, चीफ मिनिस्टर, उनका चीफ मिनिस्टर बेटा उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। क्या नाम था, ऑटोमन बिस्मार्क। उसने क्या किया बेटा, अपनी उन लोगों ने अपनी एक आर्मी थी, उस चीफ मिनिस्टर की क्या थी, अपनी एक आर्मी थी, आर्मी के साथ मिलकर और जंकर्स के साथ मिलकर उसने क्या किया, राजा के खिलाफ लड़ाई कर दी। क्या कर दी, राजा के खिलाफ लड़ाई कर दी। बेटा लड़ाई चली 7 साल, कितनी, 7 साल लड़ाई चलती रही। और 7 साल के बाद कौन जीता, मिडिल क्लास लोग जीत गए, मतलब जंकर्स लोग जीत गए, मतलब ऑटोमन बिस्मार्क जीत गया। और कौन हटा वहां से, राजा
हट गया। और बेटा वहां का जो जर्मनी का कौन बना, जर्मनी यूनाइट हो गया, जर्मनी क्या हो गया, यूनाइट हो गया। और बेटा वहां का हेड कौन बनाया नई जर्मनी का, उसका नाम था बेटा केसर विलियम वन। क्या, केसर विलियम वन। बेटा उसने बैंकिंग पे बहुत ध्यान दिया, उसने करेंसी का भी क्या किया, यूनिटी कर दी, जो मैंने आपको बताई जो नेपोलियन ने की थी। ठीक, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब बेटा देखते हैं इटली कैसे जुड़ा, कैसे इटली कैसे जुड़ा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इटली बेटा 3 भागों में बटा हुआ था, साउथ, नॉर्थ और मिडिल इटली। क्या, साउथ, नॉर्थ और मिडिल इटली। बेटा मिडिल इटली के ऊपर तो पोप का राज था, और मैंने आपको बताया था नॉर्थ इटली के ऊपर ऑस्ट्रिया का राज हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा ऑस्ट्रिया को क्या दे दी थी, वियना की संधि के बाद ऑस्ट्रिया ने इटली का नॉर्थ पार्ट अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो नॉर्थ पार्ट पे किसका, ऑस्ट्रियन का, और मतलब हेजनबर्ग ऑस्ट्रिया का क्या था बेटा, कब्जा था। और नॉर्थ इटली पर देखे तो वहां बर्बन फैमिली का किंग बैठा हुआ था, किसका, वही फ्रांस वाली बर्बन फैमिली का एक किंग बैठा हुआ था। द बर्बन किंग ऑफ स्पेन, मतलब स्पेन का राजा था, और फैमिली कौन सी, फ्रांस वाली, स्पेन का राजा बर्बन किंग साउथ में बैठा हुआ था। ठीक, लेकिन बेटा वहां पर एक आदमी अभी भी जीवित था, कौन, असली इटालियन प्रिंस जो सच में इटली का राजा था, मतलब असली में इटली की मेन ब्लड लाइन का था। उसका नाम क्या है बेटा, वो था विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था, विक्टर इमैनुअल। क्या था बेटा, विक्टर इमैनुअल, वो था इटली का असली राजा, असली प्रिंस। और बेटा उसके मन में क्या था, उसके मन में था कि मैं इटली को एक करूंगा। क्या करूंगा, मैं इटली को एक करूंगा। इससे पहले बेटा एक आर्टिस्ट बताया था मैंने, एक पॉलिटिशियन जो अंडरग्राउंड काम कर रहा था, वो भी इटली का जन्म लिया हुआ था, यंग इटली लिखी उसने, और उसने यंग यूरोप लिखा। वो भी चाहता था इटली एक हो जाए, लेकिन बेटा वो सपना नहीं पूरा हो सका, उसके जीते जी वो मर गया। उसका नाम क्या बताया उन्होंने, गुसिपी मजीनी, गुसिपी मजीनी बेटा मैंने उसका नाम बताया था। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ भाई, जो इटली का प्रिंस था विक्टर इमैनुअल, उसने बेटा एक प्लान बनाया। क्या किया, उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने चीफ मिनिस्टर से बोला, क्या, चीफ मिनिस्टर बोला, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या बेटा, काउंट कॉनवॉय। क्या, या कॉनवोर, काउंट कॉनवोर। काउंट कॉनवोर से क्या बोला कि बेटा हम किसी तरीके से इटली को एक करना है, तो इटली के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोगों का कंट्रोल है, तो सबसे पहले नॉर्थ इटली से चालू करते हैं। कहाँ से, नॉर्थ इटली से चालू करते हैं। तो बेटा उसने क्या किया, वहां पे हटाने के लिए, कब्जा हटाने के लिए, साउथ को हराने के लिए बेटा उसने सबसे पहले एक आदमी से संधि की। क्या, एक आदमी से संधि की, पावरफुल आदमी था, उसके पास अपनी आर्मी भी थी। क्या थी, अपनी आर्मी थी। उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम भी कुछ सुना सुना सा है, गुसिपी गरीब बाल्डी। गुसिपी गरीब बाल्डी। अब बेटा ऐसे ऐसे नाम होते हैं, अब क्या करें। गुसिपी गरीब बाल्टी के नाम से क्या किया बेटा, उन्होंने संधि की, उसके पास अपनी आर्मी थी। उन लोगों ने आर्मी लेकर चढ़ाई कर दी, किस पे, साउथ इटली पे। किस पे चढ़ाई कर दी बेटा, साउथ इटली पे। साउथ इटली के अंदर कौन बैठा था, बर्बन फैमिली का किंग, साइबेरिया वाला बर्बन फैमिली का किंग बैठा था। उसके खिलाफ लड़ाई हुई। क्या हुआ, उसके खिलाफ लड़ाई हुई, और 1871 उसको बेटा आराम से हरा दिया गया, उसको बेटा आराम से हरा दिया गया। इसी के बाद बेटा उन्होंने किसमें, हमारे नॉर्थ के अंदर लड़ाई लड़ी, उसमें वो आराम से जीत गए। बीच में पॉप बैठा था, पादरी बैठा हुआ था, पादरी का कंट्रोल था। पादरी ने वैसे ही हाथ जोड़ लिया उसके सामने, उसने कहा भैया हम तो जो मानने को तैयार है, जो तू कहेगा मारियो मत। और बेटा इस तरह से 1861 में विक्टर इमैनुअल ने इटली को एक किया, और वही पूरे इटली का क्या बना, एक राजा बना। क्या बना बेटा, पहला राजा बना। ठीक, अब एक लास्ट चीज सुन लो, ब्रिटेन, क्या, ग्रेट ब्रिटेन हम जिसे बोलते हैं बेटा, वो कैसे एक हुआ। अब वो इतनी आसानी से एक नहीं हुआ कि एक बार लड़ाई हुई, किसी ने सोचा और एक बार लड़ मिल गए और काम हो गया, नहीं, बहुत समय लगा, बहुत लंबा समय लगा। ठीक है, अब जरा जब ब्रिटेन को देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी कंट्री है, एक जैसे नाम वाली काफी सारी कंट्री है। पहला स्कॉटलैंड, दूसरा इंग्लैंड, फिर वेल्स, फिर आयरलैंड। आयरलैंड में रहने वाला आदमी क्या है, आयरिश, और इंग्लैंड में रहने वाला आदमी क्या है, इंग्लिश। स्कॉटलैंड में रहने वाला आदमी क्या है भाई, स्कॉटिश, और वेल्स में रहने वाला आदमी वेल्स। ठीक है, तो ये सब क्या थे, इनकी अलग अलग पहचान, अलग अलग तरीके से बोलचाल, अलग तरह का खाना, अलग तरह का रहन सहन, अलग तरह का सब कुछ कल्चर था। क्या था, कल्चर था। सबसे पहले इंग्लैंड ने सोचा क्या, कि भाई इंग्लैंड में तो पहले मोनार्की थी, इंग्लैंड के अंदर भी सारे राजा वगैरह रहते थे, कब, 1668 से पहले, 1688 तक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस मेन बात यह है कि यूनिफिकेशन हुआ कैसे। देखो, तो बेटा इसने सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट बनी, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये सारी बात, जो सारी चीजें। लेकिन उन्होंने बेटा अपने, जब उनकी जब मोनार्की खत्म हुई, राजशाही खत्म हुई, वैसे खत्म क्या हुई, मोनार्की है आज भी, वहां का राजा वहां बैठता है,
है ना। लेकिन क्या है, मोनार्की के साथ क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है। मोनार्की के साथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों की भी भागीदारी है, वहां पे राजा भी है तो वहां पे प्रधानमंत्री भी है ना। ऋषि सुनक आए थे अभी इंडिया, कौन थे, इंग्लैंड के क्या थे वो, ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री तो थे, जो मोदी के साथ अक्षरधाम में घूम रहे थे, ठीक। और बेटा वहां पे राजा भी है ना, ठीक है। नीचे सुनते हैं, उन्होंने एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई, क्या की, देश को बढ़ाना है, क्या करना है, देश को बढ़ाना है। सबसे पहले उनकी नजर गई स्कॉटलैंड पे, किस पे गई, स्कॉटलैंड को बेटा उन्होंने पटा लिया और उनके साथ क्या किया, उनके साथ 1707 में एक संधि कर ली, क्या कर ली, एक्ट ऑफ यूनियन पास कर लिया। एक्ट ऑफ यूनियन का मतलब मिलने की संधि, मिलने की संधि 1807 मतलब किसमें, 1707 में साइन कर ली। अब वो क्या हो गया, अब वो इंग्लैंड नहीं रहा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गए, और उन दोनों के मिलने से जो नई जगह बनी, उस जगह को उन्होंने क्या नाम दिया, उस जगह का नाम दिया उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आया कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना, कैसे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था, ठीक है बेटा। अगली चीज, लेकिन हुआ क्या, इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लिश वाले लोग थे वो स्कॉटलैंड वाले लोग उनके सामने कमजोर थे, तो बेटा उनको हमेशा दबाते थे। उनकी जो पार्लियामेंट थी वहां भी उनकी पावर्स को कम किया जाता था, उनको बेटा हर जगह क्या दिया था, सप्रेस किया जाता था। उनकी भाषा को भी हटाया, इंग्लिश उनके ऊपर लगाई, झंडा भी अपना लगा दिया, तो उनके साथ क्या होता था, सप्रेशन होता था। बेटा अगला क्या है, आयरलैंड, क्या है, आयरलैंड। बेटा आयरलैंड क्या था, आयरलैंड की तो कुछ स्थिति इस तरह की थी कि वहां पर स्टेबिलिटी थी नहीं, उस अनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के ग्रेट ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने बेटा उनके ऊपर क्या किया, राज कर लिया। अब वहां पर दिक्कत क्या थी, वहां पे बेटा लोग दो तरह के थे, एक थे कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट, एक थे कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। बेटा ये धर्म के आधार पर बटी हुई क्या है, लोग हैं, चर्च के आधार पर और धर्म के आधार पर बटे हुए लोग हैं। तो बेटा एक दूसरे को क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। कैथोलिक थे ज्यादा, क्या थे, ज्यादा, और बेटा प्रोटेस्टेंट क्या थे, कम। कैथोलिक खुद को क्या समझते थे, ज्यादा। तो बेटा इसी चीज का फायदा उठा के ग्रेट ब्रिटेन ने किसका साथ देना चालू किया, प्रोटेस्टेंट का, कमजोर का साथ देना चालू किया। क्यों, ताकि लड़ाई खत्म ना हो, लड़ाई बढ़े। और इसी अनस्टेबिलिटी का यूज करते करते धीरे धीरे इंग्लैंड उनकी माइनॉरिटी में घुसा, उनकी बेटा देश में अंदर गया, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत घुस गया, और धीरे धीरे बेटा उसने आयरलैंड को भी अपने अंदर मिला लिया। क्या किया, मिला लिया। और ये काम किया हुआ 1801 में, क्या 1801 में ये काम हो गया बेटा। फोर्सफुली उन्होंने अपने आप को मतलब आयरलैंड को इसमें ब्रिटेन में मिला लिया, और एक झंडा, एक नेशनल फ्लैग, एक ही लैंग्वेज उनके ऊपर थोप दी गई। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। लास्ट ये है कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, नेशन मतलब राष्ट्र के प्रति एक सोच क्या होती है, किस तरीके से सोचा जाता है, देश प्रेम कैसे बनाया जाता है। जैसे भारत माता है, तो भारत माता हमने अपनी सोच से बनाई है ना, तो बेटा ऐसी फ्रांस के अंदर जो उनकी देवी है क्रांति की, वो उसे क्या बोलते हैं, मैरियन, क्या मैरियन। और जर्मनी के लोग बोलते हैं जर्मेनिया, क्या बोलते हैं, जर्मेनिया, ठीक। और अब हमने एंड में जाते जाते ये चीज सीखी कि जो नेशनलिज्म था उस जगह पे इंपीरियलिज्म में बदल गया। नेशनलिज्म किस में बदल गया, इंपीरियलिज्म में, मतलब राष्ट्रवाद किस में बदल गया, साम्राज्यवाद में। अब ये राष्ट्रवाद तो मैंने बता दिया, देश के प्रति प्रेम, देश को आगे बढ़ाने की नीति, ठीक, सोच। लेकिन ये इंपीरियलिज्म क्या है, साम्राज्यवाद क्या है बेटा, ये नीति तब आती जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दे और उस पर अपने आप को थोपना शुरू कर दे, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे साथ किया और बहुत सारी कंट्री के साथ किया। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म होता है।